Hello students, in today's video we will discuss one of the important topic of alternating current, that is transformer. We will discuss the theory, working and working principle of the transformer, and finally we are going to discuss the energy losses that takes place in a given transformer. Okay, let's get started. So first of all, what is a transformer? So we'll define ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है विच ऑल्टर्स एसी। एसी को जो क्या करती है? अल्टर करती है। अल्टर करने का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? विच चेंजेस एसी। एसी को क्या करती है? चेंज करती है। चेंजिंग का मतलब यहाँ पे क्या होती है कि अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट ही रहती है, बस उसकी वैल्यू को क्या करती है? इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, तो सिंपली आप डिफाइन करोगे ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स और विच चेंजेस द एसी। एसी को क्या करती है? कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करती है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को, लेट से अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज कर सकता है। उसी के हिसाब से हमने ट्रांसफॉर्मर को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एक को क्या कहा जाता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं हम लोग। और अनदर ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उनमें से एक को कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इट स्टेप्स अप द एसी। एसी को क्या करती है? वे स्टेप अप कर देती है। इट सिंपली मीन्स, मान लेते हैं आपने किसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर को 80 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और वो आपको आउटपुट के अंदर 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की को स्टेप अप करके देती है। स्टेप अप का मतलब वैल्यूज को इंक्रीज करके देती है। रखती अल्टरनेटिंग करंट या सिर्फ वैल्यूज को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? द ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन द एसी। एसी को क्या कर देती है? स्टेप डाउन कर लेती है। आपको पता है हमारे सबके घर के बाहर जहां से जो मेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, या हम लोग पावर सप्लाई जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वहां भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। आजकल वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है एंड इट कन्वर्ट्स 11,000 वोल्ट। ठीक है, वो 11,000 वोल्ट को घर के अंदर यूज होने वाली 220 या 240 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके देता है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है कौन सा है? वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा दो टाइप्स ट्रांसफॉर्मर के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? तो अगर आपको शॉर्ट वे में बोलना है तो आपको आपने पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल या म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है? वर्क करता है। क्या होता था म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल? थोड़ा सा रिवाइज करें तो म्यूचुअल इंडक्शन में कुछ ऐसा समझाया जाता था कि लेट वी टेक ए सोलेनोइडल कॉइल एंड ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड विद दिस सोलेनोइड। ठीक है, आपने सोलेनोइड के साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया एंड वी प्लेस्ड अनदर कॉइल इन द विसिनिटी ऑफ द फर्स्ट कॉइल। और उस कॉइल के साथ लेट मी से आपने एक क्या स्विच ऑन बैटरी या आपने एक सिंपल सी पुश ऑन की यूज की है। ठीक है, जैसे ही आप पुश ऑन करते हो यहाँ से, ठीक है, जैसे मतलब स्विच को ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते ही फर्स्ट मतलब आप बोलोगे बी कॉइल के अंदर अप्लाइड करंट फ्लो। बी कॉइल के अंदर क्या करता है? अप्लाइड करंट फ्लो करता है। और बी कॉइल में अप्लाइड करंट फ्लो करने की वजह से एक कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ क्या होता है बेटा? बी कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू या बी कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, तो वो बी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करती है, तो ए कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ना तो करंट को जीरो से मैक्सिमम बनने देता है इंस्टेंटली, ना मैक्सिमम से जीरो बनने देता है। ठीक है, उस केस के अंदर क्या हो गया कि ए कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी क्या करेगा? सेट करेगा। अपनी नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी अगर उसने सेट की तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस टाइम के ऊपर किससे पास होंगी? दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द बी कॉइल। ठीक है, तो बी कॉइल के अंदर एक टाइप का इंड्यूस प्रोड्यूस होगा। तो बड़ा सिंपल है, म्यूचुअल इंडक्शन इज ए फिनोमिनन ऑफ changing or change in the amount of magnetic flux
विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। उन कॉइल्स का एक दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करने की वजह से जो फिनोमिनन, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आता है, उस फिनोमिनन का हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इससे पहले आपने एक फिनोमिनन और भी पढ़ा हुआ है, उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिनन एक कॉइल के अंदर ही होता था, और म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमिनन है इट इज रिलेटिव विद द टू कॉइल्स, ठीक है। तो सेकंड कॉइल के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ए से पास होती हैं तो ए के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ए कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी कॉइल से अगर पास करती है तो बी के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो कॉइल एक दूसरे के अंदर चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करती है उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। देखो क्या किससे बना होता है ट्रांसफॉर्मर, तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी थोड़ी सी पढ़ चुके होते हो। जब आपको हिस्टैरिसीस लूप पढ़ाया था तो उस टाइम के ऊपर आपको बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सॉफ्ट आयरन कोर से की जाती है। क्यों? क्योंकि एक बात इंपॉर्टेंट बेटा, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली ऑन द एसी करंट। एसी करंट के ऊपर क्या करता है, काम करता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, इसका मतलब एसी को ही अल्टरनेट कर सकता है, एसी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर डजंट वर्क ऑन डीसी, डीसी के ऊपर वर्क नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले बहुत सारी लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर्स को हम लोग एक दूसरे के नजदीक रख देते हैं, ठीक है। उन लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन सीट्स को अलग अलग दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं उनको कि ये एक सीट के ऊपर दूसरी सीट दिखा रहे हैं हम लोग। ये सेकंड सीट होगी लेफ्ट से, ठीक है। थर्ड सीट आपने कहीं यहाँ लगा रखी होगी लेफ्ट से, तो ये आपकी थर्ड सीट होगी। ऐसे बहुत सारी सीट्स है वो एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट करके, लेमिनेट वर्ड हमने पहले भी यूज किया है, ठीक है। लेमिनेशन हमने एडी करंट के अंदर भी यूज किया था। एक लैकर नाम का सब्सटेंस होता है, LACQUER, ठीक है। लैकर नाम के सब्सटेंस से क्या किया जाता है, हम लोग पेंट करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर्स को, ताकि ये सॉफ्ट आयरन कोर्स आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद भी इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से क्या रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये होता था कि हम सॉफ्ट आयरन कोर को लेमिनेटेड इसलिए करते थे कि एडी करंट की वैल्यू को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। क्यों? क्योंकि एडी करंट इसके अंदर एक तरीके का क्या होगा, हीट डिसिपेशन प्रोड्यूस करेगा। हीट डिसिपेशन का मतलब सिंपली एनर्जी डिसिपेशन होगा, ठीक है। तो उस एनर्जी डिसिपेशन के लॉस को रोकने के लिए, उस एनर्जी डिसिपेशन को रोकने के लिए आपने एक कंप्लीट मोटा मेटल थिक बल्क पीस नहीं लेने की बजाय आपने उस बल्क पीस को बहुत सारी सीट्स के अंदर लेके और सभी के ऊपर लेकर क्या होता है, एक पेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट पेंट होता है जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किया जाता है उनको इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से न्यूट्रल बनाने के लिए, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर को जैसे बोलते हो आप लोग, तो ये भी इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है, बहुत सारी सॉफ्ट आयरन कोर ली आपने, उन सॉफ्ट आयरन कोर के एक आर्म के ऊपर आप प्राइमरी कॉइल्स को वाउंड कर देते हैं। तो यहाँ आपने नेट में से प्राइमरी कॉइल्स को वाउंड कर दिया, तो इधर हमने उस सॉफ्ट आयरन की एक आर्म के ऊपर प्राइमरी कॉइल्स वाउंड कर दिए हैं और एक आर्म के ऊपर सेकेंडरी कॉइल्स वाउंड कर दिए। तो ये उधर हो गई आपके पास सेकेंडरी कॉइल्स हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपने क्या कर दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को वाउंड कर दिया है। इधर आपने लगा दिया सॉफ्ट आयरन कोर्स इन द फॉर्म ऑफ सीट्स। सॉफ्ट आयरन कोर्स लिए लैमिनेटेड सीट्स की फॉर्म में एक तरफ आपने प्राइमरी करंट लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो P1 P2 जो आप बोल रहे हो ये आपके पास प्राइमरी कॉइल्स है और S1 S2 क्या हो गया, सेकेंडरी कॉइल्स हो गया, ठीक है। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम क्या कनेक्ट करते हैं, जिस एसी को हमें अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट करने का मतलब जिस एसी को हमें अल्टर करना है, दैट इज चेंज करना है। जिस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन करना चाहते हो, दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल्स और आउटपुट इज ऑलवेज टेकन अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स। आउटपुट आप लोग किससे लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट लिया जाता है। फिजिक्स के अंदर जब भी किसी चीज से आउटपुट लिया जाता है तो ए लो अक्रॉस ए लोड रजिस्टर, ठीक है। तो वो आउटपुट हरदम किसके अक्रॉस, एक लोड रजिस्टर के अक्रॉस ली जाती है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया आउटपुट, ठीक है। यहाँ आपने आउटपुट लगा दिया, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलने वाली आपको और इनपुट सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, या इनपुट आपने यहाँ से दी है, क्लियर है। इनपुट भी आपने अल्टरनेटिंग दी है, आउटपुट भी आपको अल्टरनेटिंग मिलने वाली है। द ओनली डिफरेंस इज उस अल्टरनेटिंग का क्या हो जाएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन होने का मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये था कंस्ट्रक्शन इसका।
ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या माना है, हम कुछ क्या मान के चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मान के चल रहे हैं। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस है, लेट मी से। उन अजम्पशंस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसकी थ्योरी ऑफ वर्क, थ्योरी और इसकी वर्किंग है ना वो इजी हो जाएगी और हमारे लिए अंडरस्टूड भी हो जाएगी, जल्दी हम लोग आराम से उसको कॉम्प्रिहेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट थिंग, जब भी आपने इनपुट और आउटपुट की प्राइमरी कॉइल्स क्या है, ये सिंपली ये इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स है जो आपने सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या कर दी है, वाउंड कर दी है। तो फर्स्ट थिंग आप मान के चल रहे हो अजम्पशंस के अंदर, फर्स्ट थिंग आप बोलोगे अजम्पशंस। ठीक है, ये जो अजम्पशन अगर हम लोग के चलेंगे तो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अजम्पशंस टू बी टेकन, फर्स्ट हो गए आपके पास, वी कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स टू बी मिनिमम या जीरो मान लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल्स टू बी जीरो। ठीक है, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लिया है, जीरो के बराबर मान लिया। ठीक है, एक आपको आगे बेटा पता चलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं ये बोल देता हूँ कि एनर्जी डिसिपेशन भी हमने नेग्लेक्टेड कर दिया है। ठीक है, कि और कोई भी एनर्जी डिसिपेशन इन सॉफ्ट आयरन कोर्स के अंदर, इन प्राइमरी कॉइल्स के अंदर होने वाला था, इट इज बीइंग नेग्लेक्टेड, उसको क्या कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो अगर ये दो अजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे थ्योरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं अभी इसको हटा देते हैं, दोबारा डायग्राम बना के स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वर्क करता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग कि ट्रांसफॉर्मर है वो एक अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही काम करता है और वो अल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। ठीक है, अब आपने जो बनाया कि ट्रांसफॉर्मर की कोर्स बनाई थी, उन कोर्स को अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपने ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मर कोर्स दिखाई। ठीक है, और उन ट्रांसफॉर्मर कोर्स के ऊपर आपने एक तरफ प्राइमरी कॉइल्स को वाउंड किया था, ठीक है, और एक तरफ आपने सेकेंडरी कॉइल्स को वाउंड किया। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल्स के अक्रॉस आप आउटपुट लेते थे और हमने बताया जब भी आउटपुट लिया जाता है फिजिक्स के अंदर, ए लोड रजिस्टर इज यूज। लोड रजिस्टर का क्या किया जाता है, यूज। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये लोड रजिस्टर कोई भी एक डिवाइस होती है जिसके अक्रॉस या जिसके लिए हम लोग क्या रह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफॉर्मर से कोई चार्जर चलाना चाह रहे हो। ठीक है, चार्जर तो बेसिकली एसी को डीसी कन्वर्ट करता है, लेकिन पहले चार्जर के अंदर 220 वोल्ट को स्टेप डाउन किया जाता है, फिर वो डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करना उसका रेक्टिफायर का काम होता है। ठीक है, तो जो भी डिवाइस, ठीक है, तो लोड रजिस्टर की जगह आप ले सकते हो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या डिवाइस ले सकते हो हम लोग। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या मिलेगी, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ आपने क्या लगा रखी है, इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज आपने इस जगह पे लगा रखी है। ठीक है, लेंथ आपने जो एसी इनपुट वोल्टेज लगाई है वो आपने E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इसका मतलब एक सिनुसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने इनपुट में अप्लाई कर रखी है। ठीक है, और वो क्योंकि वो सिनुसोइडल वोल्टेज है वो प्राइमरी कॉइल्स के ऊपर राउंड कर रखी है, तो आप बोलोगे अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल हो गया आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। उससे क्या हुआ, उससे बेटा ये हुआ कि जब आपने अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे रखी है तो यहाँ प्राइमरी कॉइल के अंदर एक अल्टरनेटिवली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मीनिंग क्या होगा कि जब इस एसी का पॉजिटिव साइकिल आएगा, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पॉजिटिव साइकिल आएगा, तो लेट मी से मैं बोल देता हूँ प्राइमरी कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाता है, नीचे वाला साउथ आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ निकलने लग जाएंगी। और जब इसका दूसरा अल्टरनेटिव है, इसका नेगेटिव साइकिल आएगा, उस केस के अंदर नीचे वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साउथ। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक अल्टरनेटिवली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर सेटअप होंगी। ठीक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, वो किसको मैग्नेटाइज करेगी, अल्टरनेटिवली सॉफ्ट आयरन कोर को क्या करेगी, मैग्नेटाइज। अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है एक बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी डायरेक्शन, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। इट सिंपली डिपेंड्स द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट के अक्रॉस। तो जनरली हम लोग नेट से घर के बारे में बात करते हैं, तो घर में हम लोग 50 हर्ट्ज की एसी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी ट्रांसफॉर्मर की इनपुट के ऊपर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी किसको चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है, ओके।
तो अगर हमने सभी लॉसेस को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, सभी एनर्जी डिसिपेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, तो सिंपल अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, आप बराबर मान सकते हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द सेकेंडरी, ठीक है, उसको आपने ईएस के बराबर लिख दिया है, ठीक है। अगर दोनों को आपने इक्वल लिख दिया है तो आप क्या कह सकते हो, ठीक है, लेट हम और अजम्पशन मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल्स के अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनपी यूज किए हैं और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी यूज किए हैं, एनएस के बराबर। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टर्न, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न बोल देता हूं मैं यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न कितना होगा, तो वो पहले बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फैराडे सेकंड लॉ से क्या पढ़ा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और कितना होगा अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है, होगा, लेकिन हमने आइडियल कंडीशन के अंदर मान के चल रहे हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी कॉइल ने बनाई है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास होगी, सेकेंडरी कॉइल। दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कि प्राइमरी कॉइल्स की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सारी की सारी सेकेंडरी कॉइल से पास हुई, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या आया, चेंज आया, और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो आपने निकाला इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस पर टर्न इज इक्वल टू, देखो आप प्राइमरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी लेके चल रहे हो, पर टर्न का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, it is equal to induced EMF produced in the secondary coil to the number of turns in the secondary coil। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, 1 के बराबर। E प्राइमरी डिवाइडेड बाय N प्राइमरी इज इक्वल टू E सेकेंडरी डिवाइडेड बाय N सेकेंडरी के बराबर हो गई, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा आपके पास induced EMF produced applied EMF across the primary coil to the ratio of number of turns in secondary coil to the number of turns in primary coil के बराबर। फर्स्ट थिंग आपको ये बता देते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल का जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्यों कहा जाता है इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि यही रेशियो डिसाइड करने वाला है whether a transformer will behave as a step up transformer or step down transformer। ये step up बनेगा या step down बनेगा, ये रेशियो डिसाइड करता है। कैसे, देखो मैं उसको रिपीट करता हूँ, ES क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल का रेशियो, ठीक है। इफ अगर यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स प्राइमरी कॉइल से, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया इन अप्लाइड वोल्टेज या एनएस डिवाइडेड बाय एनपी का मतलब क्या हो गया, ये रेशियो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब प्रोड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वुड बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी के बराबर होगा, ठीक है। और जब हम लोग कम वोल्टेज प्रोवाइड करें और ज्यादा वोल्टेज आपका आउटपुट भी मिले तो उस ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो दिस विल लीड टू द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा इससे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उल्टा लेके चलते हो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर कम होती है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया अल्टरनेट या प्रोड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, डेवलप्ड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज लेसर देन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि आपके घर के बाहर जो लगे हुए ट्रांसफॉर्मर है अगर वो स्टेप डाउन है तो उनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल्स में कम है और प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या है आपके पास ज्यादा है, ठीक है। इसी को हम लोग डिवाइड करके देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से। आगे बढ़ते हैं, पहले तो ये समझ लिया हमने, उसके बाद आगे है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में हम बता चुके हैं। अब देखो अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का रेजिस्टेंस भी नेग्लेजिबल है और कोई मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो एनर्जी लॉस नहीं होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इफ ट्रांसफॉर्मर इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल, इफ ट्रांसफॉर्मर is considered to be ideal, ठीक है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर को क्या मान के चल रहे हो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान के चल रहे हो, ठीक है। इन दैट केस
आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। इन दैट केस पावर एसोसिएट विद द प्राइमरी कॉइल शुड बी इक्वल टू द पावर डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। पावर डेवलप्ड इन सेकेंडरी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है पावर? तो सिंपल आप डिफाइन करते हैं पावर। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, या सिंपली मैं पावर को लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं कि पावर एसोसिएट विद द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू applied voltage in primary coil to the applied current in the primary coil. It is equal to power developed across the secondary coil हो जाएगा produced voltage across the secondary to the flowing current in the secondary coil, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ बेटा बराबर हुआ तो यहाँ से आप करंट इन द सेकेंडरी कॉइल्स निकाल लेते हो। तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल्स कम्स आउट टू बी, ठीक है, वो आ जाएगा करंट इन प्राइमरी कॉइल्स टाइम्स ऑफ रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी टू द डेवलप्ड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन से देखो EP डिवाइडेड बाय ES से EP डिवाइडेड बाय DS की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास IP एज इट इज रहेगा। यहाँ पे EP डिवाइडेड बाय ES की जगह आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी के बराबर। ठीक है, लेट इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे देते हो, उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, दोबारा से देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर ज्यादा होती है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से, तो पहले आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड या आप बोलोगे डेवलप्ड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ज्यादा होता है, डेवलप्ड वोल्ट या अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्या होता है, कम होता है। अगर ऐसा हुआ तो करंट के साथ हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जब कोई भी ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करता है वोल्टेज को तो वो करंट के साथ क्या करता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग देखो अगर आपने ये रेशियो ग्रेटर देन माना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में ये 1/k लिखा हुआ है। 1/k का मतलब आपने k किसको कहा था, NS डिवाइडेड बाई NP को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है NP डिवाइडेड बाई NS। तो NS डिवाइडेड बाई NP अगर k है तो NP डिवाइडेड बाई NS 1/k के बराबर। और ये रेशियो अभी आपने क्या माना है, ग्रेटर देन 1 माना है। तो ग्रेटर देन मानने का मतलब ये है सेकेंडरी के अंदर करंट कम आएगा और प्राइमरी के अंदर करंट का ज्यादा आएगा। इस बात को समझना बेटा ध्यान से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज एट द कॉस्ट ऑफ करंट। कॉस्ट ऑफ करंट का मतलब वो करंट को उतना ही क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहां भी आप समझ सकते हो कि अगर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर क्या मान लिया आपने, पावर एसोसिएट सेम मान लिया, तो उस केस के अंदर आप क्या बोल रहे हो, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज बढ़ी है प्राइमरी के कंपैरिजन में से, तो सेकेंडरी में करंट कम क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रह सके, सेम रह सके। तो बड़ा सिंपल है, आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि सेकेंडरी करंट इज वीकर व्हेन द सेकेंडरी वोल्टेज इज हायर। ठीक है, जब सेकेंडरी वोल्टेज हाई होती है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, जब सेकेंडरी वोल्टेज हाई होती है तो सेकेंडरी करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप ये बोलोगे, इसमें लिखा जा सकता है कि वट एवर वी गेन इन वोल्टेज, इसका मतलब जो भी हम वोल्टेज में क्या करते हैं, गेन करते हैं, ओके, वी लॉस इन द करंट। ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, वी लूज इन द करंट, हम उतना ही करंट के अंदर उसको क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज इज स्टेप्ड अप एट द कॉस्ट ऑफ करंट। वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है किसकी कॉस्ट पे, करंट की कॉस्ट के ऊपर वोल्टेज को क्या करते हैं हम लोग, स्टेप अप करते हैं। ठीक है, तो यहां तक पढ़ना था आपको ट्रांसफार्मर के अंदर। एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के ऊपर भी कभी छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है तो ध्यान दे लेना। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर टू द इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर में क्या पढ़ा था, E सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी डिवाइडेड बाई E प्राइमरी और I प्राइमरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही आपने एफिशिएंसी पढ़ी थी। अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी टाइप ऑफ लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। 100% एफिशिएंसी का मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस या नो टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी और एनी काइंड ऑफ लॉस कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो उस टाइम पे एफिशिएंसी कितनी कही जाएगी, 100 कही जाएगी। क्लियर है, वन थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर हम प्रैक्टिकल आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो ठीक है, 100% एफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी नहीं हो सकती, आप बोलोगे कि 100% नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होगा ही होगा बेटा। देखो कैसे, क्योंकि जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
किससे पास होंगी, सेकेंडरी से पास होंगी। तो देखो आप लोग डिजाइनिंग में देख रहे हो कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जितनी आप बनाना चाहो यहाँ पे इनके बीच में, वो सारी तो लॉस हो चुकी है। अब इन मैग्नेटिक, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी से पास किया है? नहीं किया है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी से पास नहीं की है तो डेफिनेटली अभी से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना प्रोड्यूस भी हो चुकी प्राइमरी में, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या नहीं कर पाई, चेंज नहीं कर पाई सेकेंडरी के अंदर, तो डेफिनेटली अभी से कोई करंट नहीं होगा या कोई वोल्टेज नहीं होगी सेकेंडरी के अंदर। तो बहुत सारी टाइप के एनर्जी लॉस होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक अटैचमेंट भेज दूंगा, उससे पढ़ लेना, उसके अंदर 3D में समझा रखा है, इजिली हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर था, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। थैंक यू वेरी मच।